कैसे हो मेरे पढ़ाकू? ठीक, बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हो कि मैं फिर सिर्फ ऐसे ही बोलता जाता हूँ पढ़ाकू हो पढ़ाकू? पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। पहले हमने किसके बारे में पढ़ाई की? कुछ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स के बारे में। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब हमने डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस मतलब हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या है इसका काम, कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। इसके क्या फॉर्मूला हैं वो भी आज कुछ डिस्कस करेंगे, तो खास ध्यान दें। ये सारी बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमें इस चैप्टर में काम आने वाली हैं, तो खास ध्यान दें कि क्या है इंटीग्रल कैलकुलस। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। क्या है इंटीग्रल कैलकुलस, आइए देखते हैं। हियर दिस इज द ग्राफ ऑफ f(x) वर्सेस x। दिस इज द फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन वेरिएबल x। तो x के साथ कुछ चेंज हो रहा है, सो उसकी एक लाइन ली हुई है। एंड वी वांट टू फाइंड द एरिया अंडर दिस ग्राफ बिटवीन a एंड b। मतलब ये एरिया हमें फाइंड करना है, इसका एरिया क्या बनेगा। सो वी वांट टू फाइंड एरिया अंडर दिस कर्व। तो एरिया फाइंड करना है तो कैसे निकाले एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिवाइड दिस टोटल एरिया बिटवीन a एंड b इनटू स्मॉल इंटरवल्स। मतलब इसे छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर लेना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर दें तो यहाँ पे मिडल में मैं कंसीडर कर रहा हूँ, लेट मी कंसीडर वन stripe like this, and this position I am taking xi. So here the function will be f(xi). ये xi है तो यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा, f(xi). and here this width of the stripe that I am taking delta x। और ये छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड किया है, so we can write delta x, that is the width of all the intervals। ये सारे इंटरवल्स की विड्थ कितनी है, डेल्टा x। इफ आई वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्ट्राइप, देन एरिया डेल्टा ai is nothing but this is having shape like rectangle, and what is the area of rectangle, that is nothing but length into breadth. So here we can write delta ai is nothing but f(xi) into del x. Delta ai is nothing but f(xi) into delta x. What is f(xi)? That is nothing but, this thing is nothing but height, and this is nothing but width. Height into width will give you area। मतलब हमें ये छोटा सा एरिया मिल गया, पर हमें क्या निकालना है, एरिया बिटवीन a एंड b, एरिया ऑफ दिस ग्राफ बिटवीन a एंड b। तो टोटल एरिया निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, इफ़ यू वांट टोटल एरिया, देन टोटल एरिया a इज नथिंग बट समेशन ऑफ सिग्मा डेल्टा ai। yes or no? Summation of delta ai can be written as sigma. What is delta ai? It is f(xi) delta x. But this summation should be from I is equal to 1 to n। कितने इंटरवल किए, 1 2 3 4 5 n number of intervals। So this summation is from I is equal to 1 to n f(xi) delta x। Width is same, only this f(xi) will change। So summation I is equal to 1 to n f(xi) delta x will give you total area। ये छोटे छोटी जो स्ट्राइप बनेगी उस एक एक स्ट्राइप का एरिया निकाल दें और उन सब का एडिशन कर दें तो क्या हमें टोटल एरिया मिल जाएगा, यस और नो। अरे यार हाँ ना बोल, पूरा टोटल
इरेगुलर शेप है, तो एक छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाते जाएं और हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया जाए और उन सब का एडिशन कर लें, तो क्या हमें मिल जाएगा? टोटल एरिया। क्या समझ में आया? यस और नो? नाउ इफ वी टेक n टेंड्स टू इंफिनिटी, इफ वी डिवाइड दिस एरिया इनटू इनफाइनाइट इंटरवल्स, कितने इंटरवल में डिवाइड कर दें? इनफाइनाइट, वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंटरवल्स, छोटे छोटे एरिया बनाए जाए, तो क्या होगा? इफ वी टेक n टेंड्स टू इंफिनिटी, देन दिस सिग्मा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीग्रल। किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? इंटीग्रल। एंड द साइन ऑफ इंटीग्रल इज नथिंग बट elongated s. This is the symbol for integral. This is nothing but elongated s. कुछ उसकी तरह लग रहा है? So sigma can be represented as integral when we take n tends to infinity. इसको छोटे छोटे इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो समेशन क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन. So actually integration is nothing but summation when we divide this area into small intervals. तो इस एरिया को इंटीग्रेशन फॉर्म में कैसे लिखा जाए? तो आइए देखते हैं कैसे लिखा जाए. A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स आई. नाउ इंस्टेड ऑफ डेल्टा एक्स वी शुड राइट डी एक्स. क्या लिखना चाहिए? डी एक्स. याद है लास्ट टाइम हम पढ़े थे, जब एकदम करीब ला दिया जाए, छोटा इंटरवल बनाया जाए, तो डेल्टा का क्या हो जाता है? डी एक्स. सो हियर इंस्टेड ऑफ डेल्टा एक्स वी शुड राइट डी एक्स. ये है हमारा इंटीग्रल का साइन, एलोंगेटेड एस. चलो अब इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो लिमिट ये नहीं आएगी, आई इज इक्वल टू 1 to n नहीं लिखेंगे. क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग से लेके एन तक की लिमिट लिखेंगे. स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? ए. तो यहाँ पे लिमिट बन जाएगी a to b. सो टोटल एरिया a इज नथिंग बट इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स आई डी एक्स. क्या बनेगा? एफ एक्स आई डी एक्स. डेल्टा एक्स का क्या हो गया? डी एक्स. आई इज इक्वल टू 1 to n का क्या हो गया? a to b. क्या समझ में आया? तो इससे हम निकाल सकते हैं टोटल एरिया. चलो अब यहाँ पे दिस a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स आई डी एक्स. दिस b इज कॉल्ड अपर लिमिट. इसको क्या बोला जाता है? अपर लिमिट. दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट. लोअर लिमिट टू अपर लिमिट. Integration that is from lower limit to upper limit, and this integration is called definite integral. इसे क्या बोला जाता है? definite integral. So this is definite integral because it has limit. जब लिमिट होगी तो उस इंटीग्रल को क्या बोला जाता है? definite integral. कुछ इंटीग्रेशन हम ऐसे करने वाले हैं जिसमें लिमिट नहीं होगी, तो उसको बोला जाएगा इनडिफाइनाइट इंटीग्रल. उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो क्या ये समझ में आ गया? एरिया निकालना हो, उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, तो समेशन सिग्मा दैट इज़ नथिंग बट समेशन करके एरिया निकाला जा सकता है. अगर इसको बहुत ही छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर दिया जाए, डेल्टा एक्स की जगह कैसे? छोटे छोटे इंटरवल डी एक्स में, तो क्या बनेगा? इंटीग्रेशन एफ एक्स आई डी एक्स एंड लिमिट इज फ्रॉम ए टू बी, वेयर ए दैट इज लोअर लिमिट एंड बी दैट इज अपर लिमिट. ओके, लिमिट है तो कौन सा इंटीग्रल हो गया? डिफाइनाइट इंटीग्रल. सो दिस वे वी कैन फाइंड एरिया अंडर दिस कर्व. चलो इंटीग्रेशन से एरिया मिल जाएगा. अब आगे बढ़ते हैं. Here if we have one function gx such that, मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है gx which depends on x, gx such that derivative of gx
is fx. डेरिवेटिव ऑफ gx इज नथिंग बट fx. हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव निकाले तो हमें क्या मिलता है, fx. तो हियर फ्रॉम दिस वी कैन से दैट इंटीग्रेशन that is the inverse of differentiation. इंटीग्रेशन that is the inverse of differentiation. इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स. कैसे दिखाता हूँ. दिस इज द डेरिवेटिव that is the differentiation of gx with respect to x. So here we can write gx is equal to, if we remove derivative then this can be written as integration fx dx. क्या लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन fx dx. कैसे किया हमने बता देता हूँ. यहाँ पे क्या बना, डेरिवेटिव ऑफ gx इज इक्वल टू fx dx, करेक्ट. And if you want gx then we have to integrate on both the sides. मतलब डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन. यस और सो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. तो यहाँ से इंटीग्रेशन करूँगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी जी एक्स दैट इज जी एक्स एंड इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स. तो ये हो गया इंटीग्रल पार्ट. यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है तो इस इंटीग्रेशन को क्या बोला जा सकता है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल. इसे क्या बोलेंगे, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल. अगर लिमिट है तो डिफाइनाइट इंटीग्रल, अगर लिमिट नहीं है तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल. क्या समझ में आया, एकदम क्लियर, परफेक्ट. चल हियर इफ आई टेक लिमिट, अगर लिमिट ले ली जाए तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी. कहाँ से ले लेते हैं, ए टू बी. तो ये क्या बनेगा, दैट इज नथिंग बट जी एक्स ए टू बी. तो जब हमारे पास कोई इंटीग्रेशन हो जाए, इंटीग्रेशन मतलब ऑपरेशन, और उसका ऑपरेशन कर दें, उसमें कुछ ऑपरेशन होने के बाद जो फाइनल चीज़ मिल रही है फिर उसकी लगेगी लिमिट ए टू बी. इसका ऑपरेशन किया, हमें क्या मिला, जी एक्स. अब हमें क्या लगा लेनी चाहिए, लिमिट ए टू बी. चलो तो ये क्या बनेगा, पहले लगेगी अपर लिमिट जी बी माइनस जी ए. तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट जी बी माइनस जी ए. तो कुछ इंटीग्रेशन करना होता है तो ये रूल होता है. लिमिट कैसे लगेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जी बी माइनस जी ए. क्या समझ में आया, एकदम परफेक्ट. सो दिस वे वी कैन डू इंटीग्रेशन. लास्ट टाइम हमने डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा, आज हमने इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा. डिफरेंशिएशन करना मतलब छोटी छोटे पार्ट में डिवाइड करना. एक पीक्यू लाइन थी, उसको क्या किया था हमने, उस लाइन को हमने एकदम छोटा कर दिया था. व्हेन क्यू मूव्स टुवर्ड्स पी एट द टाइम डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू विल बी वेरी स्मॉल. तो वहाँ पे हमने छोटा कर दिया था, मतलब वो बड़ी पी क्यू लाइन को तोड़ दिया था. जब इंटीग्रेशन करना है मतलब क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना है, समेशन करना है. तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्लियर है. छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना मतलब डिफरेंशिएट करना, और जोड़ना मतलब इंटीग्रेट करना. यही होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन. ये सारे जो हैं इसके रूल्स हैं, कैसे इंटीग्रेशन करना है, कैसे निकालना है, कहाँ पे काम आने वाला है, कैसे करने का इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़. बाकी एक बार हम सम सॉल्व करने लगेंगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आपको इजी लगेंगे. अभी हमने सिर्फ बेसिक देखा है कि कैसे इसे यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे काम आता है, ये सारी चीज़ें. पर जब सम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे करना है, डिफरेंशिएशन कैसे करना है, फटाफट तुम लोग इंटीग्रेशन कर लोगे, डिफरेंशिएशन कर लोगे. तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह लेंगे. लास्ट टाइम
वी हैव स्टडीड अबाउट सम फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। अब कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूला देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं सम फॉर्मूलाज रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। हियर इफ यू वांट टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n dx, क्या किया जाए, x रेज टू n dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज नथिंग बट x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे एक कंडीशन लिख लेनी चाहिए, n इज नॉट इक्वल टू -1। n क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx कैसे करेंगे। याद करो डिफरेंशिएशन में क्या था, पावर आगे पावर में से एक कम। यहाँ पे क्या होगा, पावर में एक बढ़ेगा, पावर से डिवाइड। x रेज टू पावर क्या है n, तो पावर में एक बढ़ेगा, n रेज टू प्लस 1 अपॉन पावर से डिवाइड n प्लस 1 प्लस c, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है। जब हमारे पास लिमिट नहीं होगी, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल होगा तो ये कांस्टेंट लगाएंगे, जब लिमिट होगी तो ये नहीं आएगा। चल, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx दैट इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे देख लो n इज इक्वल टू -1 ले लें तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, एनीथिंग अपॉन 0। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, n इज इक्वल टू -1 नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे जब ये कंडीशन ले रहे हैं तो हमें n इज इक्वल टू -1 लेना नहीं है, ठीक। हाँ, अगर -1 लें तो उसका इंटीग्रेशन कुछ अलग होगा। मतलब हमें क्या ले लेना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। ऊपर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, x रेज टू -1, पावर क्या है अभी 1, ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। मतलब n क्या बन जाएगा, -1। जब n -1 है तो उसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx दैट इज ln x प्लस c। याद करो ये सारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम कर चुके। क्या याद है आपको, डेरिवेटिव ऑफ ln x दैट इज 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x दैट इज ln x। अब इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लें तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होगा। यहाँ पे भी ये x है और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x ही है, तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। याद करो डिफरेंशिएशन क्या था साइन का, cos, तो इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, याद करो डिफरेंशिएशन क्या था sin x का, cos x, और डिफरेंशिएशन क्या था cos x का, माइनस sin x। यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x दैट इज sin x प्लस c। कंफ्यूज नहीं होना है, इंटीग्रेशन दैट इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब वहाँ पे जो होता है उसका उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन क्या था cos का, माइनस साइन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस साइन। क्या समझ में आया। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx दैट इज e रेज टू x प्लस c। क्या होगा, e रेज टू x प्लस c। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इंटीग्रेशन के। जैसे हमने डिफरेंशिएशन के लिए किया था वैसे ही इंटीग्रेशन के लिए। तो इंटीग्रेशन में इतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जब n इज इक्वल टू -1 हो तो ये लगा दो ln x प्लस c। अदरवाइज और कोई पावर है तो पावर में एक बढ़ेगा, पावर से डिवाइड। यहाँ पे ये वेरिएबल सेम होने चाहिए। साइन है तो माइनस कॉस, कॉस है तो प्लस साइन, e रेज टू x dx तो e रेज टू x प्लस c। क्या समझ में आया एकदम। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डेरिवेटिव के बारे में, आज हमने पढ़ा इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। तो एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के, फिर ज़्यादा एग्जांपल ज़्यादा सम्स तो हम चैप्टर 3 में सॉल्व करने वाले हैं। चलो एक ले लेता हूँ मैं, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ले लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
इफ आई वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट दिस y विथ रिस्पेक्ट टू x, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बने? दैट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y तो क्या है x स्क्वायर। तो याद करो डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n याद है, dx रेस टू n अपॉन dx क्या था? पावर आगे पावर में से कम n x रेस टू n माइनस 1। मुझे बताओ ये क्या बनेगा? पावर आगे 2 x रेस टू 2 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 2x। सो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट 2x। चल अब मैंने क्या बोला था? इंटीग्रेशन दैट इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब देखो अगर इसी का इंटीग्रेशन किया जाए dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे बताओ व्हाट इज dy बाई डी एक्स? 2x। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स क्या मिला? 2x। तो इंटीग्रेशन 2x dx, दिस इज द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को क्या कर लेना चाहिए? बाहर निकाल देना चाहिए। तो 2 इंटीग्रेशन x dx। मुझे बता x की पावर क्या है? 1। आ जाओ क्या है? x रेस टू n dx इज इक्वल टू पावर में एक बढ़ेगा, पावर से डिवाइड। तो पावर में एक बढ़े तो यहाँ पे पावर है n, यहाँ पे पावर है 1, पावर में एक बढ़े तो क्या बनेगा? 2x स्क्वायर बाई 2, पावर में एक बढ़े पावर से डिवाइड, तो 2 विल गेट कैंसल, क्या आके खड़ा हो जाएगा? x स्क्वायर। यस और नो? एंड व्हाट इज x स्क्वायर? दैट इज नथिंग बट y। तो ये डिफ्रेंशिएशन जो था उसका हमने क्या किया? इंटीग्रेशन। तो हमें सेम चीज़ आके मिल गई। तो हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन। कोई डिफ्रेंशिएशन किया है उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो सेम चीज़ वही चीज़ वापस मिल जाएगी। सो इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज नथिंग बट y। सो वी कैन से दैट इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन। चलो मान लो कि हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx। किसका इंटीग्रेशन करना चाहें? x क्यूब dx। तो मुझे बता इंटीग्रेशन क्या बनेगा x क्यूब dx का? पावर क्या है? 3 में एक बढ़े पावर से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? x रेस टू 4 बाय 4 प्लस c। लिमिट हो तो c लगाने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट नहीं है इसलिए क्या लगा दिया? x रेस टू 4 बाय 4 प्लस c। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे क्या लिया जाए? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या है? ln x। तो ये क्या बन जाएगा? ln y प्लस c। क्या ठीक? एक लिमिट वाला ले लेते हैं। मान लो कि हमें दिया हो इंटीग्रेशन x स्क्वायर डी एक्स एंड लिमिट इज फ्रॉम 1 to 3। क्या दे दिया? 1 to 3। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? पावर में एक बढ़े x रेस टू 3 बाय 3, याद हो तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, लिमिट इज फ्रॉम a to b, उसका रिजल्ट क्या था? gx। फिर हमने लगाई थी लिमिट, तो इसका ऑपरेशन हमें क्या मिला? x रेस टू 3 बाय 3 पर लिमिट लगानी बाकी है। तो लिमिट क्या बनेगी? 1 to 3। चल तो ये बनेगा 1/3 बाहर निकाल दूँ तो क्या बनेगा? x रेस टू 3 और लिमिट है 1 to 3। अब x की जगह पहले क्या लगेगा? 3, फिर लगेगा 1, याद हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या बनेगा? 1/3। अपर लिमिट क्या है? 3 रेस टू 3 माइनस 1 रेस टू 3। 3 रेस टू 3 क्या बनेगा? 3 रेस टू 3 27। यस और नो? 27 माइनस 1 26।
तो आंसर क्या बनेगा 26/3। क्या समझे? एकदम परफेक्ट। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल हम चैप्टर नंबर 3 में करने वाले हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, डेरिवेटिव के भी और इंटीग्रेशन के भी। तो आई होप कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस इज़ नाउ क्लियर टू यू। तो आगे चैप्टर में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो नेक्स्ट लेक्चर से हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन शुरू कर देंगे। अब तक हमने क्या देखा? बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट। नेक्स्ट टाइम से हम स्टार्ट कर देंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आई एम स्टॉपिंग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।